और ये है कदवा विधानसभा। कदवा विधानसभा कटिहार लोकसभा में है और यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस के शकील अहमद खान यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो क्या मिजाज यही रहा है कदवा का या फिर जनता ने अपना मन बदला? क्या इसका मिजाज रहा है, इसे जानने की हम कोशिश करते हैं। रंजन जी, कदवा को अगर आप स्कैन करते हैं तो कदवा के रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? देखिए, कदवा का राजनीतिक इतिहास बहुत दिलचस्प दिखता है। आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफल रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर कोई अन्य पार्टियां नहीं हैं। निर्दलीय भी यहाँ से जीत का परचम लहराते रहे हैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के बाद जो सबसे ज़्यादा जीत है वो निर्दलीय प्रत्याशियों ने ही हासिल किए हैं। उसके बाद ही अन्य पार्टियां आती हैं। हालांकि बीजेपी को भी यहाँ से 2 बार सफलता मिली है। कदवा जो है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, इसलिए है क्योंकि यहाँ से शकील अहमद खान चुनाव लड़ते हैं, जो कि अभी कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। तो वो यहाँ पर चुनाव जो है वो पिछले 2 चुनाव उन्होंने यहाँ से जीते हैं। जो कदवा है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसका असर आपको परिणाम में भी दिखता है। जो कुल 14 चुनाव यहाँ पर हुए हैं उसमें 8 बार मुस्लिम प्रत्याशी ही यहाँ से चुनाव जीते हैं। अब अगर इसे देखें कि जब मुस्लिम प्रत्याशी होते हैं तो नेचुरली चूंकि मुस्लिम बाहुल्य है तो मुस्लिम प्रत्याशी की संख्या भी यहाँ ज़्यादा होती है। पिछली बार भी 19 प्रत्याशियों में 5 जो हैं वो मुस्लिम प्रत्याशी ही थे। लेकिन एक बात और भी दिलचस्प है, वो ये है कि पिछली बार सीमांचल का ये इलाका है, लेकिन AIMIM ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया था। तो अब देखना है कि जो ओवैसी ये कहते हैं 4 के बदले 24, क्या वो जो उनका कहना है वो सिर्फ RJD भर के लिए है या वो कांग्रेस पर भी वो लागू करेंगे सीमांचल के इलाके में? और ये देखना दिलचस्प होगा कि शकील अहमद खान के खिलाफ क्या वो प्रत्याशी देते हैं, क्योंकि अगर वो प्रत्याशी देते हैं तो परिणाम पर असर होगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी जातीय समीकरण से ज़्यादा जो है वो ध्रुवीकरण देखने को मिलता है दोनों ही पक्ष से। तो वो चीज़ जो है देखना, और इसमें जिसके वोट ज़्यादा कटते हैं वो हार जाता है और जिसके वोट एकमुश्त पड़ते हैं वो जीत जाता है। ये यहाँ के परिणामों में साफ साफ जो है वो दिखता है। तो इस बार क्या होता है ये देखना होगा। आमने सामने की लड़ाई होती है, त्रिकोणीय होता है मुकाबला या बहुकोणीय मुकाबला होता है। यहाँ पर अभी तक 14 चुनाव हुए हैं और पहला चुनाव 1952 में हुआ था। 14 चुनाव इसीलिए हुए क्योंकि कदवा अस्तित्व में तो 1952 में आ गया था, लेकिन 1962 में इस विधानसभा को आजमनगर विधानसभा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। तो इसी वजह से उस दौरान कदवा के नाम से जो है कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन 1977 में यह क्षेत्र जो है वो दोबारा अस्तित्व में आ गया। तो जो 14 चुनाव यहाँ हुए हैं उसमें कांग्रेस के नाम जो है वो 6 जीत हैं। जो NCP है वो 2 बार यहाँ से जीतने में कामयाब हुई है, मतलब कि यहाँ एक तारिक अनवर का भी प्रभाव है। और इसके अलावा बीजेपी 2 बार जीती है और निर्दलीय 4 बार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वालों की हम बात करें तो अब्दुल जलील हैं, जिन्होंने कि 3 बार यहां से चुनाव जीता है। शकील अहमद खान के हिस्से 2 जीत आए हैं। अब हम आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो 2010 में कांग्रेस से प्रत्याशी थे दिनेश इंसान, और यहाँ पर अगर भोला राय जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट थे और RJD से ख्वाजा बहुद्दीन अहमद थे और आपको हिमराज सिंह NCP के टिकट पर चुनाव
चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन यहां पर जीत मिली भोला राय को, मतलब बीजेपी को यहां पर जो है वो सफलता मिली, और ये दूसरी सफलता थी 1995 के बाद। तो 1995 के बाद 2010 में भोला राय जो है यहां से सीट निकालने में कामयाब हुए। उनको 38,225 वोट आए, और दूसरे स्थान पर रहे एनसीपी के हीमराज सिंह, जिनको को 19,858 वोट आए, 16.5%। तीसरे स्थान पर आरजेडी ख्वाजा बहुद्दीन अहमद, जिनको कि 18,167 वोट आए, और दिनेश इंसान जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो पीछे छूट गए, लगभग 11% मत उनको मिले, 13,084 वोट। तो इस चतुष्कोणीय मुकाबला में भोला राय लगभग 32% वोट लाकर 18,367 वोटों से जीतने में कामयाब हुए। तो यहां का बिल्कुल साफ है कि अगर वोटों का बंटवारा होता है और मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिला। अब 2015 की हम बात कर लें तो 2015 में शकील अहमद खान यहां से चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी से चंद्रभूषण ठाकुर जो है वो चुनावी मैदान में थे, और हीमराज सिंह फिर से एनसीपी के टिकट पर यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। तब शकील अहमद खान को जो है 56,141 वोट आए, मतलब 35.45% वोट, और बीजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर को जो है वो मिले 50,342 वोट, मतलब कि 31.8% वोट, और एनसीपी के हीमराज सिंह को मिले 23,665 वोट, मतलब कि 15% वोट। तो शकील अहमद खान को जीत मिली 5,799 वोटों की। यहां भी टाइट फाइट। क्यों टाइट फाइट? क्योंकि तारिक अनवर की वजह से एनसीपी को जो है वो मुस्लिम वोट मिले, और जब इन मुस्लिम वोटों में जो है वो बंटवारा हुआ तो ये जो फाइट थी वो क्लोज हुई। हालांकि शकील अहमद खान जीतने में सफल रहे। 2020 में शकील अहमद खान फिर से चुनावी मैदान में थे, 71,267 वोट लाते हैं, मतलब कि 42% वोट, और उनके सामने इस बार जो है वो बीजेपी का प्रत्याशी नहीं था, बल्कि जेडीयू ने प्रत्याशी दिया था सूरज प्रकाश राय को। और चूंकि बीजेपी को यह सीट मिली नहीं थी तो चंद्रभूषण ठाकुर एलजेपी के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में उतर गए, और हीमराज सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उनको 5,164 वोट आए। शकील अहमद खान को 71,267 वोट आए। तो सूरज प्रकाश राय जो जेडीयू प्रत्याशी थे उनको 31,779 वोट आए, और उनसे ज्यादा वोट लेकर आ गए एलजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर 38,865 वोट, मतलब लगभग 23% वोट। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन होता था, उन वोटों में जो है बंटवारा हुआ। किसके किसके बीच में? सूरज प्रकाश राय और चंद्रभूषण ठाकुर के बीच में, और इसका फायदा शकील अहमद खान को मिला, क्योंकि जो मुस्लिम वोट था वो उनको एक मुश्त मिले, और वो चुनाव जीते 32,402 वोटों से। चंद्रभूषण ठाकुर जो कि एलजेपी प्रत्याशी थे उनको 38,835 वोट आए थे। तो अगर ये बंटवारा नहीं हुआ होता तो फाइट यहां की क्लोज हुई होती। अब इस बार देखना है कि क्या कुछ होता है, कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं। देखिए, एनडीए की तरफ से बहुत साफ कोशिश होगी कि यहां जो लड़ाई है वो या तो आमने सामने की हो जाए, ताकि जो काउंटर पोलराइजेशन होना है वो आमने सामने की लड़ाई में हो, या वो चाहेंगे कि यहां से एआईएमआईएम का कैंडिडेट हो जाए। अगर वो हो जाता है तो वो कुछ वोट निकाल कर ले जाएंगे तो इसका नुकसान
नुकसान जो है वो शकील अहमद खान को हो सकता है। दूसरी तरफ शकील अहमद खान चाहेंगे कि 2020 वाली स्थिति बने और जब टिकट का बंटवारा हो एनडीए में तो कोई असंतुष्ट होकर जो है वो निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से यहां पर चुनावी मैदान में खड़ा हो जाए। तो दोनों की अपनी अपनी सोच होगी, क्योंकि दोनों को जो है काउंटर पोलराइजेशन से बचना है और उसी के सहारे वोट भी हासिल करना है। यहां पर जनसुराज भी प्रयास कर रहा है और पीके जो हैं वो भी जोर लगा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर एमआर हक को जो है अभी उम्मीदवार तो घोषित नहीं किया है, लेकिन वो यहां पर डॉक्टर एमआर हक जो है वो प्रयास करते हुए दिखे हैं। संभावितों में अगर हम जेडीयू की बात करें तो सूरज प्रकाश राय जो कि पिछला चुनाव लड़े थे वो तो दावेदार हैं ही। हेमराज सिंह का भी नाम आ रहा है, क्योंकि वो भी जेडीयू में शामिल हो गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। जो है दुलाल चंद गोस्वामी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का और वो भी प्रत्याशी बन गए थे हेमराज सिंह। तो फिर जेडीयू ने समझाया था, नीतीश कुमार ने समझाया था, तब उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया था। तो अब वो जेडीयू में हैं, तो क्या हेमराज सिंह को जेडीयू प्रत्याशी बना सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा चंद्रभूषण ठाकुर भी दावेदारों की लिस्ट में होंगे, लेकिन इन तीनों में से एनडीए से टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। अब इसके बाद बाकी दो अन्य क्या करते हैं उस पर चुनावी परिणाम जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो जो एससी वोटर्स हैं वो 8.33% हैं, जो एसटी हैं वो 4.41% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 42.6% हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की भी परीक्षा है। परीक्षा इन द सेंस इसमें कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जहां पर सीमांचल में किशनगंज के इलाके में या अररिया के वैसे विधानसभा क्षेत्रों में जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 60, 65, 70% तक होती है, वहां तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है और उसमें ओवैसी को अपना हिस्सा मिलता भी है। लेकिन जहां पर जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40-45% या 35% के आसपास है, वहां पर जब वोटर वोट करने जाता है तो वो क्या सोचता है? क्या उसे लगता है कि अगर हम ओवैसी को वोट करते हैं, एआईएमआईएम को वोट करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है या एनडीए का कैंडिडेट जीत सकता है? तो ये सोचने के बाद उनका वोट किधर पोलराइज होता है या वो वोट जो है पार्टियों के बीच बंटता है, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ यादव 3.5% हैं, सामान्य जाति 5-6% हैं, वैसे 4-4.5% हैं, कोयरी कुर्मी भी 3-3.5% हैं, और जो अन्य पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या अच्छी है, 15 से 20% है। और ये निर्णायक साबित हो सकते हैं अगर पोलराइजेशन होता है और प्रत्याशी अगर अति पिछड़ी जाति से एनडीए देता है तो इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन यह देखना होगा, चूंकि यहां पर जो परिणाम है वो जातीय समीकरण से नहीं मिलेगा। यहां पर जो है आपको जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उस आधार पर वोटिंग होने का ट्रेंड मिलता है। तो कदवा का चुनाव जो है वो दिलचस्प होगा और यहां का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा कि एआईएमआईएम यहां कैंडिडेट देता है या नहीं। और दूसरी तरफ एनडीए में जो 3 महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं जिनमें से किसी एक को टिकट मिलता है तो बाकी 2 का रवैया क्या होता है, तो ये 2 चीजें कदवा का परिणाम निर्धारित करने वाली हैं। तो ये कदवा को स्कैन करने पर पता चला है किस तरह से यहाँ पर समीकरण बैठते हैं और किस तरह का चुनाव यहाँ होगा। काफ़ी दिलचस्प चुनाव यहाँ होगा और नजरें टिकी होंगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर भी कि वो क्या यहाँ पर कमाल कर पाते हैं और किस तरह का उसके बाद समीकरण बनता बिगड़ता नजर आता है।